विद्वान साहित्यकारों को जन्म दिया है। मधुबनी की पेंटिंग तो अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर कोई पेंटिंग लगी है तो मधुबनी की पेंटिंग है, मधुबनी की। और प्रधानमंत्री जी भी जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं तो पेंटिंग देनी होती है, तो हमारे मधुबनी की ही पेंटिंग को राष्ट्राध्यक्षों को भेंट देकर के बिहार को सम्मान प्रदान करते हैं। बहनों और भाइयों, एक गौरवशाली अतीत के आप वारिस हैं। ये बिहार जिसने मां जानकी को जन्म दिया, ये बिहार जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, ये बिहार जिस बिहार की धरा ने भगवान महावीर को जन्म दिया, ये बिहार जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, बिहार जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया, और बिहार की धरती जिसने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया। ऐसी पावन धरा, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का काम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत के स्वर्ण युग को लाने का कार्य किया हो, वह बिहार, आज उस बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी आपने जांचा है, परखा है। बहनों और भाइयों, दोनों का अपना इतिहास है, अपनी कार्य पद्धति है। एनडीए मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, बिहार के अंदर नीतीश बाबू के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में सुशासन की सुदृढ़ नींव देने का काम की है। बिहार में बहनों और भाइयों, इन 20 वर्षों के अंदर बिहार के अंदर विकास और सुशासन की एक सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है। आज बिहार के अंदर सड़क है, बिजली है, पानी है, बिहार के अंदर रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा यानी जल मार्ग की सुविधा भी गंगा जी के ऊपर आ गई है, और अब पटना में मेट्रो का संचालन भी हो गया है। बहनों और भाइयों, आज के बिहार में एनआईटी भी है, आईआईटी भी है, आईएम भी है, एम्स भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला भी बिहार में है। अब बिहार सुशासन और विकास की सुदृढ़ नींव पर एक स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, और उसी स्वर्णिम और समृद्ध बिहार के लिए चुनाव वर्तमान में चल रहे हैं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? याद करिए, यही बिहार है। नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से कहते हैं हजारों स्नातक प्रतिवर्ष स्नातक की डिग्री पास करके बिहार की नालंदा विश्वविद्यालय से देश और दुनिया में जाते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब बिहार में साक्षरता के पायदान पर, विकास के पायदान पर सबसे निचले पायदान पर बिहार चला गया। बिहार बीमारू हो गया। बिहार बीमारू हुआ तो भारत भी पिछड़ गया।
बिहार चुनाव को लेकर यूपी में भी सियासत इस वक्त गर्म है। दावे और वादों के साथ ही बयानों के बार पलटवार भी जारी है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बार फिर से महागठबंधन पर निशाना साधा है। हमारे संवाददाता सुरेश कुमार से खास बातचीत में नकवी ने कहा कि विपक्ष केवल गुमराह करने का काम कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता एनडीए के साथ है और बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी 2 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात भी की है। हमारे साथ हैं भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री नकवी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि आज एसआईआर लागू पूरे देश में लागू हो चुका है और किस तरीके से लोगों को समझाया रहा है। जिस तरीके से जैसे भ्रम फैलाया जा रहा था, क्या ये भ्रम सही है या लोगों में ये एक तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा था? नकवी जी, एसआईआर लागू हुआ है, लोगों में ये भ्रम था कि एसआईआर लागू होगा तो हमारे वोट खत्म हो जाएंगे। देखो, ये छद्म धर्मनिरपेक्षता के जो छल छत्रप हैं, वो हर जो संवैधानिक सुधार हो, समावेशी सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक प्रहार करने का उनका रिवाज और मिजाज बन गया है। ये जो एसआईआर है, ये कोई भी जो हमारा कोई भी लोकतंत्र होगा, और मेरा लोकतंत्र तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां पर की मतदान की प्रक्रिया होती है, उसको इसके शुद्धिकरण का अभियान होता है और ये निरंतरता के साथ होता है। 10 साल में, 15 साल में होता रहता है। और मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी भारतीय नागरिक की ना नागरिकता इसके जरिए खतरे में है और ना ही मताधिकार खतरे में है, और खासतौर से मुसलमानों का ना तो उनकी नागरिकता खतरे में है और ना मताधिकार। जो लोग इस तरह का भय भ्रम और देश के विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी, यह कहना है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का। दरअसल डॉक्टर दिनेश शर्मा आज अलीगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्वदेशी अभियान के तहत आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के विकास की यात्रा उत्तर प्रदेश से ही होकर जाएगी। और निश्चित रूप में भारत जिस तेजी के साथ आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के अंतर्गत बढ़ रहा है, विकसित भारत की जो यात्रा है वो हमारे उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी। और योगी जी ने यह निश्चय किया कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ वो आज इस भारत को तरक्की की तरफ ले जाने में उत्तर प्रदेश का योगदान करेंगे। आज जहां धार्मिक पर्यटन से हमारी आय कई गुना बढ़ी है, कुंभ का उत्सव हो, शिवरात्रि का उत्सव हो, रामनवमी का उत्सव हो, रामनवमी का, आज अयोध्या, मथुरा, काशी, नैमिषारण और नैमिषारण के साथ साथ हमारा माता विंध्यवासिनी और चित्रकूट धाम, ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से आज आय सृजन का बहुत बड़ा भाग हो गए हैं। जेवर का एयरपोर्ट बनने के बाद 1/3 आमदनी उत्तर प्रदेश की जेवर के हवाई अड्डे और उसके आसपास के क्षेत्रों से मिलने वाली है। जिस प्रकार से एक्सप्रेस में, जिस प्रकार से 2 हवाई अड्डे वाला उत्तर प्रदेश था, आज 22 हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है। रेलवे की वंदे भारत ट्रेन से लेकर और तमाम प्रकार की नए नए रेलवे स्टेशन और ट्रेनें चल रही हैं। हमारे उद्योग बढ़े हैं और उद्योगों के साथ जो प्रधानमंत्री का आह्वान है, स्वदेशी उत्पादन, और स्वदेशी उत्पादन के साथ स्वदेशी वस्तुओं का उपभोग, स्वदेशी भाषा, स्वभाषा, और स्वभाषा के साथ साथ जो हमारा आचरण है, आवरण है, जो हमारा लिबास है, सब कुछ स्वदेशी, यानी स्वदेशी मन, स्वदेशी धन, स्वदेशी उत्पादन, स्वदेशी भाषा। और ये आत्मनिर्भर भारत का ये सूत्र वाक्य है, जिसको लेकर हम लोग जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम, प्रबुद्ध सम्मेलनों के माध्यम से जनता में जागरण का काम कर रहे हैं। और वही एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच एसआईआर को लेकर सपा नेता आजम खान का बड़ा बयान भी सामने आया। आजम खान ने कहा कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि केवल 1.5 महीने पहले किसी प्रदेश के चुनाव में एसआईआर का मसला उठाया गया था और लोगों को यह अलग लगा और आशंका हुई कि संवैधानिक संस्थाएं अपने अधिकारों का गलत तरीके से उपयोग नहीं कर रही हैं। यह आशंका पनप रही थी और स्थिति तब और ज्यादा स्पष्ट हुई जब एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ दूसरी संवैधानिक संस्था ने अपना रुख दिखा दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाने का काम किया है। एसआईआर का कभी विरोध नहीं हुआ।
विरोध हुआ इस बात का कि उसकी टाइमिंग गलत थी। सिर्फ 1-1.5 महीने पहले किसी प्रदेश के चुनाव से एसआईआर का अमल में लाना लोगों को गलत लगा और ये लगा कि कहीं संवैधानिक संस्था अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल कर रही है या सत्ता को फायदा पहुंचाने के लिए। और इस बात की तस्दीक तब हुई जब एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ एक दूसरी संवैधानिक संस्था ने अपनी व्यवस्था दी। पहले उन्होंने रिक्वेस्ट की और जब रिक्वेस्ट नहीं मानी गई तो उन्होंने आदेश दिया और ये आदेश देने वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थी। जाहिर है उससे बड़ी ताकत देश में कहीं नहीं है। पार्लियामेंट से बने हुए कानूनों को जो रद्द करने का अधिकार रखती हो, उस संस्था ने इलेक्शन कमीशन को आईना दिखाया। तो एक तो अफसोस की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था पर ये उंगलियां उठी कि इन्होंने असंवैधानिक काम किया, तो आस्था में कमी आई और जो चोर शब्द का इस्तेमाल किया गया लोगों को लगा कि शायद ये सही है। अब नॉर्मल हालात में चुनाव काफी दूर हैं, ऐसे में जब एसआईआर हो रही है तो मेरे ख्याल से किसी की मुखालिफत करने का कोई सवाल ही नहीं। और उधर कानपुर देहात के भोगनीपुर ओवरब्रिज का कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने नारियल फोड़कर विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष जो हैं प्रकाश पाल, एमएलसी अविनाश सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, जिलाध्यक्ष रेणुका सचान भी मौके पर मौजूद रहे और हरी झंडी दिखाकर ओवरब्रिज की यातायात सुचारू रूप से ये शुरू करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो मुगल मार्ग का पुल था ये बहुत ज़रूरी था। ये चूँकि सिकंदरा से लेके चौड़गरा तक सीधे जीटी रोड को जोड़ने वाली एक शॉर्टकट सड़क थी और ज़्यादा ट्रैफिक इस पे चलता है। घंटों लोगों को जाम से गुजरना पड़ता था। बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही थी। 2023 में इसकी स्वीकृति हुई थी। जितिन प्रसाद जी इसका भूमि पूजन कर गए थे। अक्टूबर 25 में तैयार करके देना था समय से। इस पुल को विभाग के लोगों ने तैयार कर दिया, जिसका आज हमारे तमाम पार्टी के नेता अविनाश सिंह चौहान जी, हमारे प्रकाश पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, हमारे सभी नेताओं के द्वारा, जिला अध्यक्ष रेणुका जी, सभी के उपस्थिति में इस पुल के साथ हैं। आप कहाँ, उत्तराखंड से रहने वाले हैं या फिर? जी, हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और अभी यहाँ पे ही रह रहे हैं लखनऊ में। उत्तराखंड महोत्सव शुरू हो गया है, वहाँ के पहनावे कैसे हैं, ये सब उत्तराखंड की संस्कृति लखनऊ में देखने को मिलेगी? जी, यहाँ पे मिलेगी आराम से। और ये विशेष इस महोत्सव का आयोजन इसीलिए किया गया है ताकि शहरों में रहने वाले जो बच्चे हैं आजकल वो इस चीज़ से मतलब रूबरू हो और जाने पहचाने अपनी संस्कृति को, जो कि अपनी संस्कृति से, सभ्यता से दूर हैं, वो भी अपने यहाँ पे रह के देखें और समझें, सीखें वो लोग अपने। 25 बरस का हो गया उत्तराखंड जी। आपकी क्या कोई प्रतिक्रिया करो? प्रतिक्रिया क्या है, ये आयोजन ही इसलिए किया गया ताकि लोग, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से नहीं जानते, वो इन सब चीज़ों के बारे में जाने, समझें कि हमारी क्या संस्कृति, क्या सभ्यता है, कैसा हमारा पहनावा है। तो इसी सब को बताने के लिए ये सब आयोजन किया गया है। देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को, वहाँ की संस्कृति है, उसी को यहाँ पर लोगों को बताने के लिए ही इसका आयोजन किया गया है। महोत्सव में मैं देख पा रहा था कि तमाम जो उत्तराखंड के पहनावे से जुड़े संस्कृति, तमाम चीज यहाँ पर उनकी झलक देखने को मिल रही है। जी हाँ जी, बस ये मेला इसीलिए लगता है कि यहाँ पे हमारे जो उत्तराखंड के और जितने भी व्यंजन हैं, यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें हैं, फल है, फ्रूट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, वो सब यहाँ पे आती हैं साल में एक बार। तो हम लोग जैसे उत्तराखंड नहीं जा पाते हैं या 1 साल नहीं गए, 2 साल नहीं गए, तो पहले हम लोग मतलब इंतज़ार करना पड़ता था कि उत्तराखंड जाएंगे तो वहाँ की चीज़ें हमें खाने को मिलेंगी, वहाँ की दाल है, सब्जियाँ हैं, फल हैं, तो वो हमें यहाँ साल भर में आराम से मिल जाता है। अब हम इस मेले का इंतज़ार करते हैं कि अब ये उत्तराखंड महोत्सव लगेगा और हमें सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। वहाँ के जितने भी परिधान हैं वो हमें मिल जाते हैं, पिछौड़े मिल जाते हैं और ज्वेलरी मिल जाती हैं। तो सारी चीजें मतलब इस मेले में आराम से पूरा उत्तराखंड ही यहाँ पे आ जाता है, ऐसा महसूस होता है। यानी यूपी में उत्तराखंड की झलक। जी जी बिल्कुल, आप भी इसका आनंद लीजिए और लोगों को भी बताइए और भी लोगों को यहाँ आने के लिए
प्रोत्साहित कीजिए। एक मैं मिठाई देख पा रहा था यहाँ पर, एक मिठाई जो जिसमें वाइट से दाने हैं, वो यहाँ पर देख पा रहे थे। जी जी, वो हमारे उत्तराखंड की फेमस मिठाई है, आप भी जरूर खाइएगा उसको। और जो खाता है उसको बार बार जो है उसको लेने की उसको बहुत चस्का लग जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे कि ये तमाम जो बाजार यहाँ पर किस तरीके से दुकानें हैं या फिर जो